सूरजपुर में एक गरीब काली लड़की पूजा अपनी माँ आशा और बूढ़े पिता मदन के साथ रहती है। पूजा का रंग काला था, इसलिए उसे कई बार लोगों के साथ घर वालों के ताने भी सुनने पड़ते थे। पता नहीं कब इसके हाथ पीले होंगे। एक तो हमारी गरीबी, ऊपर से ये लड़की जिसका रंग भी भगवान ने काला दिया है। पता नहीं इसकी शादी कैसे होगी, कौन इसे पसंद करेगा। जो इसकी किस्मत में लिखा होगा वही होगा। आशा, तुम चिंता क्यों करती हो? अपने माँ बाप की बातें सुन पूजा की आंखें नम हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज पूजा अपने कॉलेज की एक लड़की की शादी में जाती है, जहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड काव्या कब से उसका इंतजार कर रही थी। यार पूजा, कहाँ रह गई थी तू? मैं कब से तेरा वेट कर रही थी। और ये क्या, तू ये सूट क्यों पहन कर आई है? हमने डिसाइड किया था ना हम लहंगा पहनेंगे। काव्या, मेरे पास लहंगा नहीं था, और वैसे भी मैं सूट पहनूं या लहंगा क्या ही फर्क पड़ता है, मेरे काले रंग पर सब एक जैसा ही लगेगा। तू क्यों ऐसा सोचती है पूजा? मेरी सहेली बहुत सुंदर है, वो कुछ भी पहने अच्छी लगेगी। चल अब शादी एंजॉय करते हैं, आखिर हमारे कॉलेज की हिटलर लड़की की शादी है। काव्या अमीर घर से थी, जो कि दिखने में भी सुंदर थी, मगर उसकी अमीरी कभी भी उनकी दोस्ती के बीच नहीं आई। वैसे इस हिटलर को देख, कितनी अच्छी लग रही है इस लहंगे में। लेकिन कोई नहीं, हमें देखना, हम भी अपनी शादी वाले दिन इससे भी सुंदर तैयार होंगी, इससे भी अच्छा लहंगा बनवाएंगे हम। ये सुनकर पूजा थोड़ी उदास हो जाती है और दुखी होकर कहती है, नहीं काव्या, कब तक मुझे यूं झूठी तसल्ली देती रहेगी तू? शादी के लहंगे में तुम ही सुंदर लगोगी, क्योंकि तुम सुंदर हो। और फिर जिस गरीबी में मैं जी रही हूँ, वहाँ तो गरीब बेटी की डोली उठ जाए वही बड़ी बात है। पूजा की बातों में झलकती गरीबी को देख काव्या की आंखें भर आती हैं और वो अपनी सहेली को गले से लगा लेती है। फिर एक रोज पूजा को देखने लड़के वाले आए, तभी काव्या भी वहाँ आ गई। उसे देख लड़के वालों ने कहा, अरे आपकी इतनी सुंदर लड़की है, फिर आप हमें ये काली लड़की क्यों दिखा रहे? नहीं नहीं, ये तो मेरी बेटी की सहेली है काव्या। ओह अच्छा, लेकिन हमें तो अपने बेटे के लिए ऐसी गोरी लड़की चाहिए थी, ये कल्लू नहीं। वो बिना रिश्ता किए ही वहां से चले गए। वो लोग तेरे लायक थे ही नहीं पूजा। देखना, एक दिन ना तेरे लिए कोई राजकुमार आएगा। राजकुमार का तो पता नहीं, लेकिन तू ऐसे ही आती रहेगी ना तो मेरा रिश्ता कभी नहीं हो पाएगा। चली जाओ अब यहाँ से। इतनी मुश्किल से कोई इस रिश्ते के लिए हाँ करने ही वाला था, लेकिन तुम्हारे कारण ये रिश्ता भी टूट गया। अब चली जाओ यहाँ से, कभी भी मेरी लाइफ में मत आना। उस रोज आखिर ऐसा क्या हुआ, काव्या को समझ नहीं आया। आखिर उसकी गलती कहाँ थी? दोनों सहेलियों के बीच अब बातचीत लगभग बंद हो गई। ऐसे ही समय बीता। एक रोज काव्या के लिए भी एक बड़े घर से रिश्ता आया, और वो ये बात जाकर अपनी सहेली पूजा से बांटना चाहती थी। पहले तो काव्या के माता पिता भी पूजा और काव्या की दोस्ती की तारीफ करते थे, लेकिन जैसा बर्ताव उस रोज पूजा और उसके घर वालों ने काव्या के साथ किया, उसके बाद वो भी काव्या को पूजा के घर नहीं जाने देते थे। कोई जरूरत नहीं है अब उनसे कोई रिश्ता रखने की। हाँ बेटी, कोई जरूरत नहीं उनसे रिश्ता रखने की। अपनी लड़की को नहीं देखा उन्होंने, कितनी काली है। हमारी बेटी को देखो कितनी सुंदर है, तभी उसे कितना अच्छा रिश्ता भी मिला। और ये गरीब लोग कभी ना कभी अपनी औकात दिखाई देते हैं। तुम तो बस अब अपनी शादी की तैयारी करो। अब दोनों सहेलियों के बीच दरार आ चुकी थी। ऐसे ही समय बीता। फिर एक दिन काव्या की शादी निखिल से हो गई। काव्या का मन तो था इस शादी में पूजा को बुलाने का, लेकिन उसके घर वाले नहीं माने। काव्या शादी कर अपने अमीर ससुराल आ गई, और पूजा को अभी भी कई लड़के देखने आते, लेकिन उसकी काली सूरत देख रिश्ते के लिए मना कर देते। ऐसे ही समय बीता। एक रोज जब पूजा के पिता रिक्शा चलाकर घर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक लड़का बाइक पर जा रहा था, और पीछे से एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसको हल्की सी चोट आई। अरे तुम ठीक तो हो बेटा? जी शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो उस आदमी ने तो लगभग मुझे मार ही डाला था। हाँ देखा मैंने, लेकिन तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं अंकल, लेकिन हाँ बाइक का नुकसान हो गया। तभी वहाँ से गुजर रही पूजा मंदिर से लौट रही थी। वो उन दोनों को देखकर वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ बाबा, सब ठीक तो है ना? इनसे लड़ाई झगड़ा हो गया क्या? नहीं नहीं बेटी, वो इस लड़के को एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी थी, तो मैं तो बस इसकी मदद कर रहा था। अच्छा, वैसे आप ठीक है ना? खरोच तो नहीं आई है ना आपको? जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, आराम से जाना। पूजा अपने पिता के साथ घर आ जाती है, लेकिन राहुल अभी भी पूजा को ही देखे जा रहा था। वो उसके काले रंग को ना देखकर, उसकी मधुर आवाज, लंबे बाल और उसके बोलचाल के ढंग को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। भले ही इसका रंग सांवला, लेकिन सचमुच में बहुत ही सुंदर है, और कितनी सादी और ख्याल रखने वाली भी। और फिर वो पूजा के बारे में सोचते हुए घर आ गया। अब वो उसी के बारे में सोचता रहता। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि काव्या का ही देवर था। फिर एक रोज, क्या बात है देवर जी, किन ख्यालों में खोए रहते हो? कोई लड़की का चक्कर है क्या? बिल्कुल सही पहचाना आपने भाभी।
अरे वाह, क्या नाम है और कहाँ रहती है बताओ। भाभी उसके बारे में कुछ नहीं जानता, अच्छा, लेकिन उसका घर आपके मायके वाली जगह पर ही है। भाभी वो लड़की ना मुझे बहुत पसंद आई, आप माँ से उसके बारे में बात करो ना। माना वो हमारे लेवल की नहीं है, थोड़ी गरीब है। मेरे एरिया में तो बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां रहती हैं, कौन सी है वो। तभी वहाँ काव्या की सास आ जाती है। काव्या बहू, मेरी बहन की देवरानी की बेटी की शादी है, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, तो तुम चले जाओगे क्या? ठीक है माँ जी, हम चले जाएंगे। फिर सास वहाँ से चली जाती है। देवर जी, आप भी चलेंगे क्या शादी में? नहीं भाभी, मैं बहुत चला गया दूसरों की शादी में, अब तो मुझे अपनी शादी में जाना है। जब तुम वहां से लौटोगी तो माँ से जरूर बात करना। अब काव्या अपने पति निखिल के साथ दिल्ली शादी में चली जाती है और हफ्ते भर बाद वहाँ से लौटती है। तब राहुल उससे उस लड़की से रिश्ते के बारे में बात करने के लिए पीछे पड़ जाता है। काव्या उसके साथ जाती है। देवर जी, ये घर तो मेरी बचपन की सहेली पूजा का है, आपने उसको पसंद किया है? अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है, फिर तो सारा मामला सेट है। नहीं राहुल, इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम दोनों की बातचीत बंद है, कुछ गलतफहमी की वजह से। तो फिर तो सारी बात ही खत्म हो गई काव्या। अगर गलत फहमी है तो उसे खत्म करो और जाकर उससे अपने देवर के रिश्ते की बात करो। फिर बड़े दिनों बाद काव्या अपने बचपन की गरीब दोस्त पूजा के घर जाती है। वो उसके घर का दरवाजा खटखटाती है तो दरवाजा पूजा खोलती है। काव्या को देख वो उसको गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन फिर रुक गई। कैसी हो काव्या? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो पूजा? और अंकल आंटी कहाँ हैं? हटो, मैं उनसे बात करने आई हूँ। आंटी, उस रोज मैं जानबूझकर नहीं आई थी, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि गलती मेरी ही है, तो मैं अपनी गलती सुधारने आई हूँ, अपने देवर राहुल का रिश्ता लेकर। ये राहुल है और ये पूजा को पसंद करता है। तुम तो वही। हाँ अंकल, मुझे पहली नजर में पूजा भा गई। अब पुरानी बातों को भूल जाओ पूजा, और मेरी देवरानी बनने के लिए तैयार हो जाओ। मैं कहती थी ना, तेरे लिए एक दिन राजकुमार आएगा। पूजा रोते हुए काव्या के गले लग जाती है, जिसके बाद सब गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। कुछ दिन बाद राहुल और पूजा की सगाई तय हो जाती है। सगाई से 2 दिन पहले, माँ आपकी ये वाली साड़ी ठीक है, मैं इसी को सगाई में पहन लूंगी। तभी वहाँ काव्या आती है। नहीं, अपनी सहेली के रहते हुए मेरी दोस्त एक बार फिर अपने सपनों का गला नहीं घोटेगी। तू कल ये लहंगा पहनेगी जो मैं तेरे लिए लाई हूँ। मैं जानती हूँ मेरी सहेली इसमें एकदम राजकुमारी लगेगी। तू सच में बहुत अच्छी है काव्या। पूजा काव्या के गले लग जाती है। फिर सगाई वाले दिन वो उसी लहंगे को पहनती है जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। फिर कुछ दिन बाद पूजा भी शादी कर अपने अमीर ससुराल आ जाती है। अब दोनों सहेलियां एक दूसरे के साथ पहले की तरह प्यार से रहने लगती हैं। जल्दी खोलना, क्या लाई है आज? वही रोज की तरह आलू की सब्जी और रोटियां। वाह यार, तेरी मम्मी कितनी टेस्टी सब्जी बनाती है। ला, तू अपना टिफिन मुझे दे दे। रुक, तू ये रोज रोज मेरी आलू की सादी सब्जी और रोटी क्यों खाती है? क्यों खाती हूँ का क्या मतलब? मुझे टेस्टी लगती है। ले, तू मेरा टिफिन खा ले। अच्छा, क्या लाई है आज तू? मुझे नहीं पता, खुद खोल के देख ले। अरे वाह, पनीर के पराठे। आना, दोनों मिलके खाते हैं। तू खा यार, मैंने तो परसों ही खाए थे। मैं तो तेरा ही टिफिन खाऊंगी। ये कहानी है इन्हीं 2 सहेलियों की, गरिमा और अंकिता। गरिमा गरीब घर से थी और उसके पिता मजदूरी किया करते थे, जबकि अंकिता एक अमीर सेठ की बेटी थी जो कि एक फैक्ट्री के मालिक थे। अंकिता जानबूझकर रोज गरिमा के टिफिन से ही खाना खाती थी और उसे अपना टिफिन दे देती थी ताकि गरिमा भी अच्छा खाना खा सके। फिर एक दिन, अंकिता सुन, कल मैं कॉलेज नहीं आऊंगी। हैं? पर क्यों? तेरे बिना मेरा दिल कैसे लगेगा यार? वो मुझे पापा के साथ एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है, जरूरी है। अच्छा, कोई लड़के वड़के का चक्कर तो नहीं है? हट पगली, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पापा के चाचा है ना, वो बहुत बीमार है, तो पापा के साथ बस उन्हें ही देखने जाना है। अच्छा, परसों तक तो आ जाएगी ना? हाँ, मैं कल शाम को ही लौट आऊंगी, तू चिंता मत कर। अच्छा तो चल, फिर एक काम करते हैं, मैं शाम को तेरे घर आती हूँ, साथ में गोलगप्पे खाने चलेंगे, क्या बोलती है? डन, बट टाइम से आ जाना, हर बार लेट करती है तू। अंकिता को पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस बात का उसे जरा भी घमंड नहीं था, और अंकिता की यही बात गरिमा को सबसे अच्छी लगती थी। पढ़ाई में अंकिता ठीक ठाक थी, जबकि गरिमा पढ़ाई में बहुत होशियार थी।
इसीलिए परीक्षाओं के दिनों में गरिमा अंकिता की पढ़ाई में बहुत मदद करती थी। फिर उसी शाम, गरिमा, ओ गरिमा, बाहर आना। अरे अंकिता, कैसी हो बेटी? नमस्ते अंकल, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नमस्ते, मैं ठीक हूँ बेटी। अच्छा, वो आपके चाचा जी कैसे हैं अब? बस बेटी, अंतिम सांसें गिन रहे हैं। उम्र भी तो हो गई है ना। जी अंकल, वो गरिमा। ले आ गई मैं। पापा, मैं जरा थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, पर ज्यादा देर मत करना। अंकिता गरिमा को अपनी कार में बिठाकर बाजार ले गई और दोनों ने जी भरकर गोलगप्पे खाए। फिर दोनों काफी देर तक बातें करती रहीं, जिस वजह से गरिमा को घर लौटने में देर हो गई। और फिर गरिमा, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? पापा प्लीज, अब फिर से वही बातें मत शुरू करना आप। क्यों ना करूं? तेरे कहने पर मैं उस अंकिता के सामने कुछ नहीं कहता। पर बेटी, तू मेरी बात समझ, ये सारे पैसे वाले एक जैसे ही होते हैं। पहले खुद ही हमारे भले बनते हैं और फिर। पर पापा, अंकिता वैसी नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। तुझे मैंने लाख बार समझाया है। तू उसे पढ़ाती है ना, बस इसीलिए वो तुझसे दोस्ती का दिखावा करती है। तू देखना, एक दिन जब उसका मतलब निकल जाएगा ना, तो वो तुझसे बात तक नहीं करेगी। इधर किशोर गरिमा को समझा रहा था, तो दूसरी तरफ अंकिता के पापा सेठ अमरलाल भी गुस्से से अंकिता का इंतजार कर रहे थे। कहाँ गई थी अक्कू? वो मैं और गरिमा गोलगप्पे खाने गए थे पापा, बस मेन मार्केट में। अरे तो मुंशी जी को कह दिया होता, यही मंगवा लेते तुम्हारे लिए गोलगप्पे। पापा, पर गोलगप्पे खाने का मजा तो ठेले पर खड़े होकर ही आता है, और फिर कल गरिमा बाहर जा रही है तो। ओहो अंकिता, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है, उस फटीचर से दूर रहो। तुम्हारे स्टैंडर्ड को सूट नहीं करती वो। पापा प्लीज, वो मेरी दोस्त है, उसके बारे में तो ऐसा मत बोला कीजिए आप। बेटी, इस बात को गांठ बांध लो, अमीर और गरीब कभी दोस्त नहीं हो सकते। उसकी नजर तुम्हारे पैसों पर है। तुम उसे घुमाती फिराती, खूब खिलाती पिलाती हो, तो बस इसीलिए वो तुम्हारे साथ दोस्ती का नाटक कर रही है। देखना, एक दिन आएगा और वो कोई ना कोई बहाना बनाकर तुमसे पैसे मांगेगी। पापा, गरिमा बहुत खुददार है, ऐसी नहीं है वो। ये तो वक्त ही बताएगा बेटा कि कैसी है वो। फिलहाल तुम उससे दूर रहो, क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूं। अंकिता गुस्से में वहां से चली गई। अमरलाल भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, लेकिन उन दोनों के अलावा भी वहां कोई था जो ये सब देख और सुन रहा था। असल में अंकिता गरिमा के घर अपना पर्स भूल आई थी, जिसे वापस देने के लिए गरिमा अंकिता के घर आई थी। लेकिन वो घर के दरवाजे को पार न कर सकी, क्योंकि उसने वहीं पर अंकिता और अमरलाल की सारी बातें सुन ली थी। वो उदास होकर अपने घर चली गई, लेकिन इस बारे में उसने अंकिता से कभी कुछ नहीं कहा, और ना ही गरिमा और अंकिता की दोस्ती में कोई फर्क आया। ऐसे ही वक्त बीता और फिर कॉलेज का आखिरी साल भी पूरा हो गया। कॉलेज के आखिरी दिन अंकिता पूरे कॉलेज में गरिमा को ढूंढ रही थी, लेकिन गरिमा का कहीं कुछ अता पता नहीं था, क्योंकि वो तो अस्पताल में थी। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे पापा को बचा लो। देखो बेटी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। आप जल्द से जल्द 2 लाख रुपए का इंतजाम करो, वरना हम इनका ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। गरिमा अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मदद मांगती है, लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर दिए। गरिमा ने सोच लिया था कि अब वो अपना मकान गिरवी रख पैसों का इंतजाम करेगी, लेकिन तभी उसे अंकिता का ख्याल आया। ओहो, अंकिता को तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, वो मुझे ढूंढ रही होगी। ऐसा करती हूँ, एक बार उससे मिल लेती हूँ और सारी बात बता देती हूँ। हो सकता है मकान गिरवी रखवाने में वो कुछ मदद कर सके। ये सोचकर गरिमा अंकिता के घर पहुंची, तो वहाँ उसका सामना अंकिता की जगह उसके पिता अमरलाल से हुआ। हाँ बताओ, क्या बात है? अंकल जी, वो मुझे अंकिता से मिलना था। वो अपने मामा के घर चली गई है और अब वो वहीं रहेगी, तो तुम्हें उसे ढूंढने या मिलने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं, समझी तुम? वो तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती अब से। ये बात सुनकर गरिमा को बहुत बड़ा झटका लगा और उसे अपने पिता की कही बात याद आने लगी। तो उसे पढ़ाती है ना, इसीलिए वो तुझसे दोस्ती का दिखावा करती है।
तो देखना, एक दिन जब उसका मतलब निकल जाएगा ना, तो वो तुझसे बात भी नहीं करेगी। गरिमा को लगा कि उसके पापा सही थे। अंकिता ने उसे कभी अपना दोस्त माना ही नहीं था, इसीलिए तो वो उससे बिना कुछ कहे जब मिले ही वहाँ से चली गई। ठीक है अंकिता, तुझे लगता है कि मैं तेरी दोस्ती के लायक नहीं ना, तो अब देखना तू, मैं भी खुद को साबित करके दिखाऊंगी और उसके बाद ही तेरा चेहरा देखूंगी। गरिमा की आंखों में आग थी। उसने ठान लिया था कि अब वो कुछ बनकर ही दिखाएगी। जब उसके पापा ठीक होकर घर वापस आ गए, उसके बाद से ही उसने दिन रात एक कर दिया और पूरी लगन के साथ यूपीएससी की तैयारी में जुट गई। गरिमा ने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया और कुछ ही सालों के अंदर वो एक कलेक्टर बन गई। जैन मैम। जय हिंद मनीष, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। बताइए, आप मुझसे मिलना चाहते थे? जी हाँ जी, वो कल दौरे पर आपने मेरे टिफिन के पनीर के पराठे खाए थे। आपको वो पराठे बहुत अच्छे लगे थे ना, तो मैंने आज आपका डिनर फिक्स किया है अपने घर पर। मी एंड माई वाइफ विल बी वेरी हैप्पी मैम, अगर आप आते हैं तो। हाँ, क्यों नहीं, इट्स माई प्लेजर। तो आज की शाम पनीर के पराठों के नाम? ठीक है मैम, शाम को मिलते हैं। लाल बत्ती लगी गाड़ी से गरिमा एसपी मनीष के घर पहुंची। मनीष ने उसे गेट पर रिसीव किया और फिर मनीष ने गरिमा से कहा, मैम, मीट माय डियर वाइफ अंकिता। पूरे 5 सालों के बाद अंकिता और गरिमा एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे। तभी गरिमा ने मनीष से कहा, सॉरी मनीष, आई हैव टू गो, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, बहुत अर्जेंट है। मनीष कुछ कह पाता उससे पहले ही गरिमा तेज कदमों से चलते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गई। वो गुस्से से लाल थी, तो दूसरी तरफ अंकिता वहीं दरवाजे पर खड़ी खड़ी रोने लगी। इस बात को कई दिन बीत गए। फिर एक दिन जब किसी जगह दंगे की स्थिति पैदा हो गई थी, तो मनीष वहाँ सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगा था। लेकिन तभी एक दंगाई ने मनीष पर एक हथियार से हमला कर दिया। मनीष को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया और इत्तेफाक ये था कि वो अस्पताल उसी ठीक इलाके में था जहाँ कभी गरिमा और अंकिता रहा करते थे। मनीष के घायल होने की खबर सुनते ही गरिमा और अंकिता फौरन अस्पताल पहुंचे, पर पहले अंकिता अस्पताल पहुंची। डॉक्टर साहब, प्लीज प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। देखिए वो एक मिनट बेटा, आपको मैंने पहले कहीं देखा है। आप तो वही हो ना जिसने उस दिन उस गरीब की मदद की थी? हाँ अंकिता, यही है ना आपका नाम? हाँ जी सर, पर आपने वो बात किसी को बताई तो नहीं ना? नहीं बेटी, पर तुम्हारी दोस्त आई थी बाद में, उसके हाथ में पैसे थे। सुना है अपने पिता को बचाने के लिए उसने अपना घर गिरवी रखा था, पर तुम्हारी मदद की वजह से उसका घर बिकने से बच गया। मैंने उसे नहीं बताया कि उसके पिता के ऑपरेशन के लिए सारे पैसे तुमने दिए थे। नहीं सर, वो मेरे पापा के पैसे थे। अपने दोस्त के पापा की जान बचाने के लिए असल में मुझे अपनी दोस्ती गिरवी रखनी पड़ी। पहले अपनी प्यारी दोस्त खो दी, लेकिन अब अपने पति को नहीं खो सकती मैं। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं नहीं जी पाऊंगी। ये कहकर अंकिता रोने लगी। लेकिन तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अंकिता ने पलटकर देखा तो वो गरिमा थी। तेरे साथ भगवान कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा तू ही सही थी मेरी बहन। गरिमा की बात सुनकर अंकिता फौरन उसके गले लग गई और उन दोनों को देखकर मनीष भी मुस्कुरा दिया, जिसे डॉक्टर साहब ने पहले ही खतरे से बाहर बताया था। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।